नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने मोहन सरकार बजट पेश कर दिया है। विधानसभा में 2025-26 के लिए 4,21,032 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। सरकार ने इस बजट में किसी नए टैक्स का ऐलान नहीं किया। पिछले विधानसभा में साबित हुई लाडली बहना योजना की राशि बढ़ाए जाने की चर्चा पर भी वित्त मंत्री ने ब्रेक लगा दिया। वित्त मंत्री ने 1 घंटे 32 मिनट के भाषण में पेश किए गए बजट को GYAN यानी ज्ञान पर आधारित बताया। जगदीश देवड़ा ने कहा कि सरकार का फोकस G यानी गरीब कल्याण, Y यानी युवा कल्याण, A यानी अन्नदाता कल्याण और N यानी नारी शक्ति पर केंद्रित है। राज्य में सबसे ज्यादा खर्च अधोसंरचना क्षेत्र, नगरीय एवं ग्रामीण विकास के अलावा स्वास्थ्य को लेकर खर्चा किया जाएगा। पीएस सिंगार का कहना है कि राज्य सरकार कर्ज लेकर विलासिता का आनंद ले रही है और आम आदमी कर्ज की जंजीरों में फंसा हुआ है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे अपने खास पैनल से। आज का मुद्दा है ज्ञान का गणित। तो डॉक्टर मोहन यादव सरकार इस साल प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे ज्यादा खर्च करने जा रही है। ये राशि 70,500 करोड़ से ज्यादा होगी। दूसरे नंबर पर महिला विकास है, जिसे करीब 50,333 करोड़ रुपए दिए गए हैं। शिक्षा पर सरकार 44,826 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। ओंकारेश्वर को महाकाल लोक की तर्ज पर विकसित किए जाने का भी फैसला लिया गया है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने राज्य सरकार पर बढ़ते कर्ज को मुद्दा बनाकर सदन के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस विधायक खुद को जंजीरों में जकड़कर सिर पर कर्ज की पोटली रखकर थे। बहरहाल कितना कारगर है बजट, आज इस पर चर्चा करेंगे। उसके पहले देख लेते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में मोहन सरकार दूसरा बजट पेश किया, जो 4,21,32 करोड़ रुपए का है। इस बजट में राज्य सरकार ने विभिन्न वर्गों के विकास पर जोर दिया है और महिलाओं, छात्रों, किसानों समेत हर क्षेत्र के लिए कई प्रमुख घोषणाएं की हैं। खास बात यह है कि इस बार के बजट में कोई नया टैक्स प्रस्तावित नहीं किया गया है, जो नागरिकों के लिए एक बड़ी राहत की बात है। बजट में क्या क्या उस पर डालते हैं एक नजर। 3 लाख नौकरियां दी जाएंगी। डिजिटल यूनिवर्सिटी की होगी स्थापना। राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी खोली जाएगी। 22 नए ITI खोले जाएंगे। 56 नए खेल स्टेडियम बनाए जाएंगे। सुगम परिवहन सेवा शुरू होगी। मेडिकल कॉलेजों में PG की 200 बढ़ाई जाएंगी। 11 नए आयुर्वेदिक कॉलेज खुलेंगे। राज्य सरकार 40 का विजन रखने का प्रयास किया है। सरकार के इस बजट पर खुशी व्यक्त की है। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि 4,21,000 करोड़ के बजट के बाद भी 1 रुपया हमने कोई टैक्स नहीं लगाया है, न किसी योजना में कटौती की। इस पूरे बजट पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बजट में कुछ खास नहीं है, पुरानी योजनाओं को ही दोहराया गया है। ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का ये जो बजट है निश्चित तौर से निराशाजनक है, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और युवा उद्यमियों के लिए, किसानों के लिए। किसान के लिए इसलिए भी कहना चाहता हूं कि राज्यपाल के अभिभाषण में उन्होंने 5 रुपए कनेक्शन की बात करी, लेकिन वित्त मंत्री के भाषण के अंदर गायब हो गई। प्रदेश की मोहन सरकार ने अब अपना दूसरा बजट पेश किया तो किसी भी नहीं बढ़ाए जाने से लोगों ने राहत की सांस जरूर ली है। भोपाल से स्वराज एक्सप्रेस कटियार के साथ संदीप मिश्रा की रिपोर्ट। तो इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद हैं शिवम शुक्ला जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, फिरोज सिद्दीकी जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, मनोज मोदी जी हैं, अरशास्त्री हैं, देव विश्वकर्मा जी हैं, आर्थिक विश्लेषक है, मनीष त्रिपाठी जी हैं, टैक्स एडवोकेट हैं, अजय त्रिपाठी जी एग्जीक्यूटिव एडिटर है। आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। पहले फिरोज जी, आपको मेरी आवाज आ रही है आपको? जी हाँ, आ रही है। आपको आ रही है मेरी आवाज? जी फिरोज जी, कोई भी टैक्स नहीं लगाया गया। 4,21,000 करोड़ का बजट है, उसके बाद भी कोई टैक्स नहीं लगा। ये हमारे प्रदेशवासियों की खुशी के लिए है कि नहीं? देखिए त्रिपाठी साहब जी, ये जो है तमाशेबाजी का बजट है। ये जी बाजी हुई है आज विधानसभा में, ये वो बजट है। आप बताइए कि स्थिति ये है मध्य प्रदेश की कि कैग की रिपोर्ट ये कहती है कि इनकी जो मॉनिटरिंग एजेंसी है, जो इनका मॉनिटरिंग है, बजट मॉनिटरिंग है, वो बहुत पुअर एजेंसी कहती है कि ये जो है ना किसी आधार के ये योजनाएं बनाते। फिर उसके बाद अगर आप आइए तो देखिए कि जो सेंट्रल ग्रांट जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है उसमें 50 पैसा देश को मिला है।
यानी 29 सांसद जिताओ, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाओ। डबल इंजन की जो सरकार है वो 50% पैसा इन्होंने दिया है। यानी कृषि जैसे क्षेत्र में जहां 6 साल से मध्य प्रदेश मंत्री आ रहे हैं, वहां भी 25% पैसा सेंट्रल ग्रांट से मिला। 60% बजट खर्च हुआ है और योजना का आकार देखो तो 20-30% खर्च हुआ है। अब आप कितना भी बड़ा बजट बना लीजिए, उससे क्या होना है? आप 4,30,000 नहीं, आप तो 8,60,000 लिख लीजिए। लेकिन जब आपसे खर्चा होना नहीं है, सही जगह आपका पैसा लगना नहीं है और आपकी जो मॉनिटरिंग है वो मॉनिटरिंग का कुछ पता नहीं है, तो इसके बाद बजट में बचता। अगर ये सरकार कोई नई बदलाव करती, कोई नया तरीका, इनको बड़े सरकार कमेंट दिए, उन कमेंट्स के आधार पर कुछ नया, तो हम ये मानते कि ये बजट ठीक है। अब आप देखिए कि कृषि प्रदेश में उन्होंने जो है अपनी घोषणाओं पर भी अमल नहीं किया। 2700 रुपए किसानों को गेहूं देने की बात भी कहीं बजट में नहीं है। 3100 रुपए धान का देने की बात कहीं बजट में नहीं है। 50 करोड़ रुपए उन्हें कुल 5 रुपए बोनस के ऊपर देने का प्रावधान किया, यानी कुल 10 करोड़ लीटर। बाकी के किसान कहां जाएंगे हमारे जी। और एक ये योजना ले आए, कृषि उन्नति योजना, जिसका कुछ अता पता नहीं है, ना आयाम पता है, ना असर पता है, ना पैर पता है उसका। तो जो हुई है इस बजट में, वो हम सामने से देख रहे हैं। 3,000 रुपए हमारी बहनों से वायदा किया था कि लाडली बहना में आपको 3,000 रुपए देंगे, अब वो भी नहीं है, सामने नहीं आई। अब उन्होंने कहा राम वन गमन पथ को 30 करोड़ है। मतलब 2008 से 2024 आ गया भारतीय जनता पार्टी का, और ये राम वन गमन पथ आज भी रट रहे हैं। कमलनाथ जी की सरकार 475 करोड़ का डीपीआर बना के गई थी, आज उसमें से 30 करोड़ रुपए ये सरकार देने की बात कह रही है। अभी करा नहीं है, आएगा नहीं आएगा पता नहीं है। तो की जो स्थिति है वो बड़ी खराब है। 40 रुपए बोले गौ माता के लिए, तो किया ना गौ माता का 20 रुपए से। अरे भाई, लेकिन कितनी गायों को देंगे? दूध को दे दी तो 80 रुपए दे दिए उन्होंने, कर लो। तो ऐसे ये ऐसा नहीं होता है। कोई भी चीज का एक आयाम फिक्स होना चाहिए। कर्मचारी के लिए कुछ नहीं है, युवाओं को बना दिया, कहने लगे लो हमने ना इंडस्ट्रियल घोषणा कर दी, 3 लाख युवाओं को रोजगार मिल जाएगा। ये कैसे हो रही चीज है? नौकरी, नई सरकारी नौकरी। फिरोज जी, कैसे होगा कैसे नहीं होगा हमारे साथ? इस बजट ना अन्नदाता के लिए कुछ आया इस बजट में, ना नारी के लिए कुछ नया आया इस बजट में, ना युवा के लिए कुछ बजट में आया। अरे ये बजट ही गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति का है। गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति का बजट ही है। कि हमारी आंखें, भाई ये जनता पार्टी तो अंधी है ही है, हमारे आंखों में क्यों धूल झोंक रही है? हम वही तो कह रहे हैं, ये जनता की आंख धूल झोंक रहा है। चलिए 3,000 का भाई नारी के लिए वो हमको कहीं दिखाई नहीं दी। नंबर पे है महिला बाल विकास के लिए जो 50,000 करोड़ से अधिक, महिला बाल विकास के लिए 50,000 करोड़ से अधिक दिया है। मैं एक बात कह के बात खत्म कर रहा हूं। आपको हंसी आएगी, पिछले साल के 24-25 के बजट में कुल 35% पैसा सेंट्रल ग्रांट का मिला है जी, तो उसी का मैचिंग शेयर इस सरकार ने दिया है। चलिए फिरोज जी, आ रहा हूं मैं। और कोई नया काम उसमें नहीं किया है। आदिवासी अनुसूचित जाति में 30%, आप उसकी बात करिए अनुसूचित जाति का तो 60%। तो इनकी कोई भी योजना का मूर्त रूप नहीं है। वो कैग जो बातें कही है वो सामने दिख रही है। अब 50 करोड़ दूध के लिए किया, इससे ज्यादा 54 करोड़ का सोना तो अच्छा सौरभ शर्मा के घर ले आया। चलिए फिरोज जी हमारे साथ शिवम शुक्ला जी हैं। शिवम शुक्ला जी, फिरोज जी जिस तरह वो बोल रहे हैं तमाशे का बजट है, लेकिन यहाँ हमारा भी एक दोस्त है आपसे, टैक्स नहीं लगाया, बहुत अच्छी बात है, बधाई हो आपकी, साधुवाद आपकी सरकार को। लेकिन ये 3 लाख नौकरी 39 औद्योगिक क्षेत्रों में कैसे मिल जाएगी, कब तक, कैसे इसका प्रावधान रखा है? थोड़ा सा अतिशयोक्त नहीं लग रही है आपको? देखिए त्रिपाठी जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि शिवम जी, आप आवाज नहीं रही हमें? अभी आ रही है? हेलो जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी शिवम जी। जी,
तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सदैव ही संकल्पों के आधार पर काम करती है। हम अपने मैनिफेस्टो में जो चीजें लेकर के आते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए लगातार हम बाजार करते हैं और उसी दिशा में आगे बढ़ने वाली सरकार हमारी रही है। यह जो 3 लाख रोजगार की आपने बात कही, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर के हमने पूरे मध्य प्रदेश में एक ऐसा वातावरण तैयार करने का प्रयास किया जिसके माध्यम से निवेशकों का विश्वास हमारे राज्य के ऊपर बढ़े। मध्य प्रदेश में रीजनल स्तर पर भी जाकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहां पे भी निवेश को आकर्षित करने का प्रयास किया और उसके पश्चात आज पूरे प्रदेश में एक ऐसा वातावरण निर्मित किया गया है कि निजी क्षेत्र में हो, सरकारी क्षेत्रों में हो, हम रोजगार के नए नए अवसर को तलाशने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो यह बजट प्रस्तुत किया है, यह प्रधानमंत्री जी के 4 वर्गों को केंद्र में रख करके हमने शुरुआत में ही बताया। पहला, गरीबों का वर्ग, चूंकि हमारी पार्टी की विचारधारा ही अंत्योदय की है, तो समाज में जो लोग पीछे रह गए हैं उनको आगे लाने के लिए इस बजट में हमने देखा कि तमाम तरीके के प्रावधान किए गए हैं। फिर उसके बाद युवाओं, अन्नदाता और नारी शक्ति पर भी इस बजट में विशेष और पुरजोर जोर दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि युवाओं के लिए हम जो एक IIT की तर्ज पर विभिन्न स्थानों पर जाकर के जिला मुख्यालयों में इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खोलने जा रहे हैं। लगभग 22 से ज्यादा नए विश्वविद्यालय खोल के लिए में प्रावधान किया गया है। तो ये तमाम चीजें युवाओं को सीधे तौर पर लाभान्वित करने जा रही है। देवी कौशल विकास का केंद्र है, उसका भी निर्माण मध्य प्रदेश की सरकार करने जा रही है, जिससे जो युवा जिनके अंदर स्किल सेट का अभाव है उनको कौशल विकास के माध्यम से रोजगार से जोड़। जहां तक नारी शक्ति की बात है, हमने देखा कि लाडली बहना योजना की राशि में कोई घटोतरी, उल्टा नहीं, घटोतरी करने वाले थे, बढ़ोतरी का वादा किया था आपने। लिखित तौर पर हमें 5 वर्षों का मैंडेट मिला है। मध्य प्रदेश में आने वाले देखेंगे कि निवेश की जो निवेश का फ्लो है वो बढ़ेगा और उसके माध्यम से जैसे जैसे हम रेवेन्यू सरप्लस होते जाएंगे और ज्यादा हमारे पास व्यवस्था होगी, हम इस राशि को बढ़ाने हेतु वचनबद्ध हैं। हमने तो लगातार इनकी कांग्रेस की हिमाचल और यह भी वादा करके आए थे, लेकिन आज वहां पर जो राशि दे रहे हैं उसके परिणाम स्वरूप सरकारी कर्मचारियों को उनका वेतन तक नहीं दे पा रहे हैं। जबकि मध्य प्रदेश की हमारी सरकार ने इस बजट में एक सलाहकार समिति के गठन का भी प्रावधान किया है। इन्होंने भी अधिकारियों कर्मचारियों की बात की, सरकारी कर्मचारियों योजना के बारे में विचार करने के लिए। फिरोज जी 1 मिनट, फिरोज जी उनकी बात आ जाए। फिरोज जी सुन लीजिए, आपके वो उसमें टीका टिप्पणी नहीं हुई थी जी। शिवम जी थोड़ा संक्षेप में। तो देखिए, एकीकृत जो पेंशन योजना को लागू करने के लिए एक समिति का भी गठन करने का काम हमारी सरकार कर रही है। तो इस दिशा में हम बहुत तेज गति के साथ नेता प्रतिपक्ष ने कहा है शिवम जी कि 5 रुपए में स्थायी कनेक्शन देने की बात कही है, उसका बजट में कोई प्रावधान नहीं है। मेरी आवाज आ रही है आपको? शिवम, चलिए उनके पापा जी हैं हमारे साथ, आर्थिक विश्लेषक हैं। देवेंद्र जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी। इस बजट को कैसे देखते हैं आप, कैसा है बजट? और सबसे बड़ी बात कि कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। देखिए, सबसे अच्छी बात तो ये कि कभी प्रधानमंत्री सड़क की बात होती थी, मुख्यमंत्री सड़क, बारामासी सड़क की बात होती थी, अब मजरा टोले की भी सड़क की बात हो रही है ना। आप देखिए, सिंचाई की बात हुई, प्रधानमंत्री आवास की बात हुई, मनरेगा की बात हुई, पालन की बात हो रही। मुझे लगता है पूरा बजट देश के 66% आबादी, ग्रामीण विकास, कृषि विकास पर फोकस किया गया है, जो विकास का आधार है। इस बजट का स्वागत करता हूँ जी, कि बहुत ही अच्छी बात इन्होंने की है। डिजिटल यूनिवर्सिटी लाने की बात की है, ये एक अच्छा प्रयास है, ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने वाला प्रयास है। आप देखिए कि टूरिज्म की बात सरकार ने की है, टूरिज्म के क्षेत्र में बहुत एम्प्लॉयमेंट है। अगर मध्य प्रदेश में केवल आ जाता है तो हमारे मध्य प्रदेश के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, यहाँ और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा सरकार ने प्रयास किया है। जनजाति, आदिवासी लोगों के लिए भी सरकार ने बजट में प्रावधान किया है। उनकी शिक्षा को लेकर, छात्रावास को लेकर, महिला उत्थान, युवाओं की बात की है। मुझे लगता है सरकार का बहुत अच्छा प्रयास है। इसमें इस बजट में भी देखते हैं आप? नहीं, बिल्कुल कमी है। कृषि आधारित उद्योग आवश्यकता थी, बड़े उद्योग को लाने की आवश्यकता थी। कृषियों का होता है उसको सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है, निर्यात नहीं हो पा रहा है। हायर एजुकेशन में 80% अभी नियुक्तियां की कमी है, उस ओर सरकार को ध्यान देना था, वो सरकार ध्यान नहीं दे पा रही है। रियल एस्टेट में जीएसटी और टैक्स, जो स्टाम्प ड्यूटी टैक्स है वो ज्यादा है। अगर सरकार इसको कम करती तो रियल एस्टेट में भी बहुत एम्प्लॉयमेंट आ सकता था। सरकार को अब मध्य प्रदेश से निर्यात की ओर सोचना चाहिए कि मध्य प्रदेश के प्रोडक्ट भारत और भारत के बाहर कैसे जाए और पैसा जाए। मध्य प्रदेश का युवा एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट के लिए या तो भोपाल जा रहा है या तो इंदौर जा रहा है, उसको हम बाहर जाने से रोके, क्षेत्रीय विकास पे फोकस करना चाहिए, महाकौशल के विकास पे, विंध्य के विकास पे। इस ओर सरकार को ध्यान और देने की आवश्यकता है।
वन क्षेत्रों में कैसे एम्प्लॉयमेंट आए, जनजातीय क्षेत्रों में और उनको एम्प्लॉयमेंट कैसे मिले, उनका तेजी से विकास कैसे, इक्वलिटी की बात होनी चाहिए। क्षेत्रीय विकास मुझे लगता है जो चाहिए। अभी आप देखिए इंदौर संभाग को देख लीजिए, भोपाल संभाग को देख लीजिए, इन से विकास हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है रिसर्च में, एग्रीकल्चर रिसर्च फोकस करने की आवश्यकता है। एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री इज द गोल्ड ऑफ मध्य प्रदेश। जी, मध्य प्रदेश के प्रोडक्शन को एग्रीकल्चर का साथ चाहिए है, इंडस्ट्रीज का साथ चाहिए। वो अभी कहीं ना कहीं कमी दिखाई दी। अगर सरकार इस ओर प्रयास करती तो बहुत अच्छा होता। जी, बिल्कुल सही बात है। हमारे साथ अर्थशास्त्री मुकेश जी हैं। मुकेश जी, इस बजट में जैसा कि बहुत अच्छा देवेंद्र जी ने कहा कि इसमें क्या कमी है, क्या चाहिए, दो चीजें कही उन्होंने। और रहा सवाल जैसे स्टाम्प ड्यूटी की बात उन्होंने कही, हमें लगता है पूरे हिंदुस्तान में नंबर 2 पे है मध्य प्रदेश स्टाम्प ड्यूटी शुल्क के मामले को लेकर के। मुकेश जी, मनोज जी, सॉरी मनोज जी। जी अच्छा, वो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया एक्चुअली। जो बजट आज मैंने देखा उसमें देखिए नयापन ढूंढना हमेशा ये भी एक बेईमानी होती है, क्योंकि बजट जो है वो डिजाइन करती है और पिछले सालों के जो अपने जो भी होते हैं उनमें एक्सपांशंस की बात होती है, एनहांसमेंट की बात होती है, नई चीजों का एडिशंस की बात होती है। नई चीजों को, नई चीज मतलब जो पुरानी किसी भी बजट में नहीं था उसमें अगर कहीं से कोई टेक्नोलॉजी या कोई ऐसी चीज एड ऑन होती है तो उसको समावेश करने की बात होती है। तो जहां तक गवर्नमेंट का सवाल है, गवर्नमेंट हमेशा कोशिश बजट इस तरह से डिजाइन किया जाए जो पूरा यूटिलाइज हो सके, उससे हमारे प्रदेश का विकास हो सके। तो मतलब हमेशा सरकार, ऐसा नहीं कि कोई सरकार। और दूसरा बात है कि अगर कोई ये कहता है कि बजट था पुराना, उसी को कॉपी पेस्ट किया गया या कुछ भी किया, तो एक सिस्टम है जिसको आपको एक फॉलो करना पड़ता है। रूट को आप अगर बदल भी देते हैं किसी तरह से रूट पे चलना पड़ता है, क्योंकि हम आधा रूट तय कर चुके होते हैं और वहां पे वापस जाना होता है, उससे नुकसान ज्यादा होता है। लेकिन गवर्नमेंट का एक जो पुराने सालों जो इतिहास अभी रहा है, उस इतिहास में एक अच्छी बात है कि जो बात है, हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया है, जो परमानेंट सिस्टम हमने डेवलप कर लिए हैं, उस पर हमें अब पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेंटेनेंस के पैसे खर्च करने हैं। नई चीजें, नया उद्योग की जहां तक सवाल है, उद्योग केवल ये सोचना कि सरकार उद्योगों का आवाहन कर सकती है, बड़े उद्योग हो चाहे तो एमएसएमई हो। अब सरकार को दूसरे एंगल से भी सोचना चाहिए। केवल उद्योगों के लिए सब्सिडाइज होना ये बहुत जरूरी है। सब्सिडी देकर सरकार कोशिश करती है, पोषित करती है किसी भी इंडस्ट्री को आगे बढ़ा, सस्टेन कराने के लिए जी। लेकिन उसकी मार्केट रिपोर्ट, उस पर क्या चीजें उससे समावेश की है उद्योगपति ने, उसकी उद्योगपति की ताकत कितनी है, उस पर भी उसका सरकार को कहीं ना कहीं विवेचना करना चाहिए, बैंक को करना चाहिए। लेकिन बैंक भी उतना ज्यादा एनालिसिस नहीं करती है जितना एनालिसिस की जरूरत होती है, खासकर एमएसएमई के लिए। तो आज सरकार को दूसरी चीजें, केवल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छी बात है, अच्छा चल रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से काफी जिनको बहुत फायदा मिला है, लेकिन अब विपणन में जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर को हमें कन्वर्ट करना इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ में, एग्रीकल्चर सेक्टर कन्वर्ट करना, लेकिन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को भी हमें वहां पे कहीं ना कहीं होता है। और पूरे विदेश हो चाहे देश, आज हम केवल प्रदेश का जो एक सिस्टम था कि भाई हमें इतना ही काम करना है, वैसे अब हमें पूरा वैश्विक बाजार पे काम करना पड़ता है। आज हमें कई पे लड़ाई लड़नी पड़ रही है जो दूसरी कंट्रीज से हमारे पास आ रहे हैं। वैल्यूएशंस के प्रोडक्ट है, ऐसा नहीं कि बहुत भारी या कोई टेक्नोलॉजी वाइज है, पावर से बने हुए प्रोडक्ट हैं जो कि हमारे यहाँ बन सकते हैं, शुरू कर चुके हैं, काफी उसमें उनका मतलब एडवांसमेंट हो चुका है। हमारी टेक्नोलॉजी नई शुरू हो रही है, हम देर से आए हैं। होना चाहिए उस जगह पे जहां से हम उनके साथ खड़े होकर कम से कम विदेश में अगर एक्सपोर्ट ना कर सकते हो तो अपने देश में कर सकें, मार्केटिंग कर सकें, बेच सकें अपने प्रोडक्ट को जो क्वालिटी है, और जिससे कि हमारी इंडस्ट्री आज केवल खुद तैयार ना हो सके बल्कि रोजगार के अवसर भी दे सके। क्योंकि एक बात है, इंडस्ट्री और ट्रेड ही देश, किसी भी देश की बैकबोन हो सकती है। और जैसा कि हम चाहे वो लार्ज हो चाहे एमएसएमई हो, जितनी ज्यादा होंगी उतने रोजगार के अवसर रहेंगे, उतना ज्यादा समृद्ध प्रदेश और देश बनेगा। ये सब चीजों का समावेश है इस बजट में। समावेश की बात है, हर बार कोशिश की जाती है। लोग पूछते हैं कि 1 लाख करोड़ से क्या होने वाला है। ये एक प्रोसेस है। ये कोई सुबह और शाम का मैटर नहीं है कि हमने ये आम के पेड़ हैं जो आज हमें गोई हैं और इनको लगने में 30 साल 35 साल भी लगते हैं। पिछले 20-25 सालों का गॉड जितना भी प्रयास किया गया है उसमें से अगर 5% से कन्वर्जन हुआ है तो ये रेशो बहुत हाई रेशो है किसी भी प्रदेश के लिए। मैं ये नहीं कहूंगा मध्य प्रदेश के लिए, किसी प्रदेश के लिए, क्योंकि ये मैं हमेशा कहता हूं कि उद्योग चलाना, सस्टेनेबल उद्योग चलाते रहना, ये इजी सब्जेक्ट नहीं है, टफ सब्जेक्ट है। 24 आवर्स रन करना पड़ता है आज की डेट में इंडस्ट्रीज को, ये बहुत टफ है।
और इसके लिए जो भी इंडस्ट्री, जो भी उद्योगपति का और जो भी सरकारें उनको मदद कर रही हैं, उनका हमेशा सम्मान होना चाहिए। हर बार प्रश्न चिन्ह नहीं लगना चाहिए उनके ऊपर। जी जी, उद्योगों को लगभग 30,000 करोड़ के इंसेंटिव दिए जाएंगे मनीष त्रिपाठी जी, ये इसको किस रूप में देखें? इंसेंटिव उद्योगों को दिए जाएंगे, मतलब छूट दी जाएगी, और किस मद पे? लैंड एक्विजिशन में उनको छूट दी जाएगी, उनको कुछ ड्यूज हैं उन पे उनको रिबेट दिया जाएगा। पर्टिकुलर डिफाइन नहीं है कि वो पर्टिकुलर क्षेत्रों में उनको सब्सिडाइज किया जाएगा या छूट दी जाएगी। अब जैसे कि सर ने बात करी कि 30,000 करोड़ रखा गया है सर, वो उसको डिफाइन नहीं किया सर। वो 30,000 करोड़ के आंकड़े में आपके पास कितनी एप्लीकेशंस आती हैं इंडस्ट्रीज की, उसके अकॉर्डिंग वो 30,000 करोड़ को उनमें डाइवर्ट किया जाएगा। 30 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट की आ रही है। जैसे सर ने बताया कि एक सतत प्रक्रिया है। बात यह है कि शुरू के 3-4 साल में जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगा होगा, मशीनरी आएगी, हैवी टूल्स आएंगे, सॉफ्टवेयर उसको बिल्ड करने के लिए, तो जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, उसका बेनिफिट टैक्स पार्ट से भी देखें या लैंड के पार्ट से देखें तो डेफिनेटली मध्य प्रदेश को मिलने वाला है। चूंकि ये एक बेस सपोर्ट रहेगा इस बजट का, जो प्रस्तावित प्रपोजल्स 30 लाख करोड़ के हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इस बजट को सपोर्ट करेंगे। अब बात आ रही है कि इस बजट को सपोर्ट करने में अब फिर टैक्स नहीं बढ़ाया, टैक्स तो 101वें संशोधन से पूरा अधिकार काउंसिल के पास चले गए। कुछ चीजें बस पेट्रोलियम को उत्पाद को, इसके अलावा कोई और, उसमें ऑलरेडी हम बहुत ऊपर हैं टैक्स में। लिकर में तो अपने आप हर साल 10% हर साल बढ़ता है सर, और बाकी अदर स्टेट्स में हम कंपेयर करें पेट्रोलियम को देखें तो हम ऑलरेडी हायर साइड है जी। अब सर कुछ चीजें डिपेंड, फिजिकल डेफिसिट इसमें 4.66% का एक प्रस्तावित है। अभी डिपेंड कर लेते हैं हमारा कितना रेवेन्यू कर्ज को चुकाने में जाता है। लास्ट ईयर हमने 47,000 करोड़ का लिया था और इस साल हम 51,000 करोड़ ले चुके हैं, और चूंकि 3.5 का ब्रैकेट जो आरबीआई का, उसके अकॉर्डिंग हम अगर जाएंगे हम 13,000 करोड़ और ले सकते हैं जी। तो इस तरीके से 64,000 करोड़ की हमारी स्थिति अभी बन रही है। आती कि वो ये जो बजट है, ये बजट आज की तारीख, अब हमें मार्च तक हमारी लोन कैपेसिटी क्या होती है, हमारा मार्च में आके फाइनल आंकड़ा क्या आएगा, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो ओवरऑल पिछले, अगर उसकी तुलना करूं सर, 2003 में 20,000 करोड़ का बजट था जी, 4,21,032 करोड़ के बजट पे, मतलब 22 साल में 21 गुना बढ़ गए। तो कहीं ना कहीं प्रगति का साइन है, और बजट प्रस्तावित आवश्यकता है, और कहीं ना कहीं ये सार्थक बजट ऐसा मुझे आता प्रतीत। अजय जी, आपकी सब बजट पे एक टिप्पणी, फिर एक बार फिर हम देवेंद्र विश्वकर्मा और फिरोज जी के पास चलें जी। देखिए, जो आज बजट पेश हुआ है बड़ा सिंपल, उसमें यथावत हैं जो रूटीन की बातें होती है बजट में, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात होती है, एग्रीकल्चर सेक्टर की बात होती है। पर मुझे जो सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें लगी कि सरकार, जो बीजेपी सरकार, उसने इस बीजेपी का जो अपना एजेंडा है उसको टच करने की कोशिश बजट में की गई है। इसीलिए जो सोशल समाज है, धर्म है, अध्यात्म है, इसको विशेष तौर पर इसमें बजट में प्रावधान किया गया है। जैसे गीता भवन बनाए जाएंगे, लेकिन उसके लिए बजट कम रखा है। नहीं, पर एक अन्य बजटों में इस तरह की प्रक्रिया नहीं हुआ करती थी। रूटीन बजट होता है, लेकिन अलग से गीता भवन बनाए जाएंगे, उसके बजट की बात की गई है। इसमें सिंहस्थ जो राज्य के लिए 2,000 करोड़ की अलग से व्यवस्था कर दी गई है अलग। तो इस तरह सरकार ने कोशिश की कि सरकार उन जो सोशल नब्ज है, जिसके दम पे सरकार चुनाव जीत के आती है, कि नब्ज पर हाथ रखने की कोशिश सरकार ने की है। और शायद क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की जो बात, जीएस की जो बात चल रही थी, बजट होगा, लेकिन एक बड़ा हम अर्थशास्त्री बैठे हुए, मेरे मन में सवाल जो बार बार आ रहा था कि आप कल जो हमारा आर्थिक सर्वेक्षण 11.05% की ग्रोथ रेट है, वो भी तब जब हमारा सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में माइनस बता रहा है, उसके बाद भी अगर इतनी अकल्पनीय और आश्चर्यजनक लगता है मुझे। इसको देवेंद्र विश्वकर्मा जी से उत्तर ले लेते। फिरोज जी, देवेंद्र जी, आपने सुना अजय जी की बात? देवेंद्र जी, मेरे कि वो जो 11.05% ग्रोथ रेट बता रहे हैं, वो तब एग्रीकल्चर सेक्टर में टॉप पे रहता है। एग्रीकल्चर सेक्टर में गिरावट जीडीपी में बताई गई है, इंडिया गिरावट, जो हमारे दो बड़े सेक्टर में गिरावट है, फिर ये ग्रोथ रेट इतनी से, ये समझ से परे थोड़ा सा। जी जी, देखिए, मुझे लगता है ये डाटा ठीक नहीं है। एग्रीकल्चर इज द बेस ऑफ डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर इज द बेस ऑफ इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर इज द बेस ऑफ सर्विस सेक्टर। किसी भी सेक्टर आप देख रहे हैं, एग्रीकल्चर के बिना अधूरा है। और ये बार बार कहना कि एग्रीकल्चर एक चीज है, मैं मानता हूँ, है ना, ये केवल आप सर्विस सेक्टर को बढ़ा हुआ बताते हैं, ये ठीक नहीं है। आप एग्रीकल्चर के बिना कोई भी सेक्टर विकास कर ही नहीं सकते। तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ त्रिपाठी जी, आप ठीक बोल रहे हैं, ये गड़बड़े हैं, है ना। केवल एग्रीकल्चर को इस तरह प्रस्तुत नहीं कर सकते। आज भी एग्रीकल्चर में इतनी संभावना है, भारत का एग्री वरदान साबित हो सकता है अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर को निर्यात करते हैं, आप देखिए पिछले महीने
एक दिन मैंने देखा 5 रुपए का 3 किलो मिला। ये कृषि के का दुर्भाग्य है। 3 किलो टमाटरों को वो तुड़ा ही नहीं ले सकता। उस समय सरकार कहाँ थी? तो खरीदती, उसका निर्यात करती या उसको अन्य सोर्सेस में कन्वर्ट करती तो उनका भला होता। जबलपुर के अंदर मटर कभी 150 रुपए किलो मिलता है, वो भी 5 रुपए किलो मिलता है। ऐसी स्थिति में सरकार को ऐसी नीति बनाना चाहिए, इनका सहयोग हो। किसानों को आप ना कर्ज मत दीजिए, किसके उनके मूल्य का सही, उनके जो प्रोडक्शन उसका ये बहुत बड़ी बात है। मध्य प्रदेश का 66% देने वाला है वो कृषि है, कृषि आधारित इंडस्ट्रीज है। अगर देखिए कोविड काल में आपने देखा ना, सभी इंडस्ट्रीज बंद थी, केवल कृषि ऐसी थी जो अर्थव्यवस्था को चला रही थी। तो ये जो कुछ कम्युनिस्ट है जो कृषि को इतना पिछड़ा हुआ बताते हैं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मैं मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश कोई बना सकता है तो कृषि निर्यात। आज भी एग्रीकल्चर में मध्य प्रदेश की इतनी युवाओं को नौकरी दे सकती है, लेकिन सरकार का निजी क्षेत्र का ध्यान नहीं है। आज भी उसको जो ऐसा प्रतीत करते हैं को ज्यादा मानते। आप बताइए, गेहूं खरीदी में, धान खरीदी में 6-6 महीने बाद उनको पैसा मिलता है, ये ठीक नहीं है ना? तो मुझे लगता है सेक्टर में बहुत काम करने की आवश्यकता है, टूरिज्म सेक्टर में बहुत काम करने की आवश्यकता है। जैसे हमारे मित्र अभी मनोज जी ने बताया, मनीष जी ने बताया, ये कितनी अच्छी बात इन्होंने की। देखिए इस सरकार की एक छोटी सी समस्या ये है, वो सब कुछ खुद करना चाहती है। वो क्या क्यों नहीं वो रिसर्च से मदद लेना चाहती? हमारे यहाँ जो इंस्टीट्यूट्स हैं है ना, अटल जो गुड गवर्नेंस है, उनके रोल कहीं ना कहीं कम दिखाई दे रहा है। वो अर्थशास्त्रियों की मदद नहीं लेना चाहती, वो समाज में जो कृषि क्षेत्र में अच्छे काम करते हैं उनकी मदद नहीं लेना चाहती। देखिए सरकार को, उद्योग को, समाज को, नीति निर्माता को बैठकर काम करना पड़ेगा, तब विकास होगा, ऐसे नहीं होगा। सरकार को मदद लेनी पड़ेगी जो इस क्षेत्र में अच्छे काम करने वाले लोग हैं। हमारी एग्रीकल्चर गोल्ड है, हमारा भारत का गोल्ड है हमारा, लेकिन हम कितना निर्यात कर रहे हैं। देखिए अभी जो पूरा विश्व है, एक आर्थिक युद्ध है पूरे विश्व में। कितनी अच्छी बात की, हमको छोटी छोटी इंडस्ट्रीज को बचाना होगा। में आप देखिए चाइना ने कब्जा कर लिया है, अमेरिका पूरे दम दे रहा है। ऐसी स्थिति में भारत को अपनी इंडस्ट्रीज को विश्व के मार्केट पे कब्जा करना पड़ेगा। और भारत के मार्केट में जो ये वर्ल्ड की इंडस्ट्रीज हमारा पैसा बाहर लेके जा रही है, इसको रोकने की आवश्यकता है। विकसित भारत प्लानिंग के साथ बनेगा। पहले हम ये जो कर्ज का बोझ, इसको हम कैसे करें, हमारे रेवेन्यू कैसे जनरेट हो, हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट कैसे मिले, ग्रामीण अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो, रूरल मार्केट कैसे मजबूत हो, भारत का मार्केट भारत के आधार पर चले, मध्य प्रदेश का मार्केट मध्य प्रदेश के आधार पर। अगर ग्राम पंचायत है तो ग्राम पंचायत में जो हमारी जो वीकली मार्केट था उसको हमको बढ़ाने की आवश्यकता है। तो सरकार की कुछ कमी है ना, उस ओर हमको ध्यान दें। और इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छा पार्ट है, केवल की बात करना नहीं है, उसका इम्प्लीमेंट हो रहा है। जैसे हमारे मित्र ने बहुत अच्छा की, अगर मध्य प्रदेश में इंडस्ट्रीज आती हैं और वो सरकारी योजना का फायदा लेती है, जमीन ले लेती है, छूट ले लेती है, इंडस्ट्रीज ले लेती है और मशीन मध्य प्रदेश के कई लोग यही कहते हैं भी, आप देखिए मध्य प्रदेश के छूट का फायदा लेते हुए अपने आप को करप्ट साबित करते हुए इंडस्ट्रीज को बाहर ले जा रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मॉनिटरिंग सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट बेस्ड इंडस्ट्रीज, ऐसी इंडस्ट्री लाना पड़ेगा जिससे एम्प्लॉयमेंट मिले, प्रोडक्शन को, किसानों को उनके आमदनी का सही मूल्य में, टूर के लिए भारत से नहीं विदेश से मध्य प्रदेश में कैसे आए, ऐसी प्लानिंग की आवश्यकता है। देखिए मध्य प्रदेश के अंदर ओशो है, ओशो इतने बड़ा टूरिज्म सेक्टर, अगर ओशो को हम डेवलप कर देंगे, ओशो के इतने अनुयायी है पूरे विश्व में, लेकिन आज देखिए गाड़ावाड़ा नरसिंहपुर में कितने लोग आते हैं। तो हमने क्यों नहीं उस पर काम किया? तो हमको काम करें। जबलपुर आटा का मटर एशिया का बेस्ट मटर है, क्यों नहीं हम उसको निर्यात करते हैं? नरसिंहपुर का जो भट्टा होता है, एशिया का बेस्ट भट्टा नरसिंहपुर में मिलता है। तो उस और सरकार को काम करने की आवश्यकता है। हमारी इंडस्ट्रीज केवल प्राइवेट सेक्टर के भरोसे काम नहीं होगा। सरकार को, प्राइवेट सेक्टर को, हमारे महाकौशल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, हमारे अर्थशास्त्री को भी साथ में लेना पड़ेगा और जो हमारे विश्वविद्यालय हैं उनको भी इस काम में लगाना पड़ेगा। एजुकेशन को प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल से काम नहीं बनने वाला, तो उनको इंडस्ट्रीज के साथ जोड़ना पड़ेगा। बहुत काम करने की आवश्यकता है। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन एक के नाते मैं चाहता हूं कि और अच्छा काम हो और तेजी से मध्य प्रदेश का विकास हो। जी फिरोज जी, हमारे अर्थशास्त्री ठीक है, शिवम सर आपकी पूरी बात का उत्तर नहीं दे पाए थे,
लेकिन हमारे अर्थशास्त्रियों ने इसको कॉमन में देखा जाए, एक इसका अनुपात निकाला जाए तो अच्छा बजट निरूपित कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अच्छा बजट है। फिरोज जी देखिए कि जब आप बजट को खर्चा ही नहीं कर पा रहे जी, और डबल इंजन की सरकार अपने सेंट्रल ग्रांट ही नहीं ले सक रही है कि वो अपनी पूरी सेंट्रल ग्रांट ले ले और लेके खर्चा कर ले जनता पे, तो आप बजट कितना भी अच्छा बना लीजिए, उससे क्या फायदा होने वाला है? और उस कितना भी बड़ा आकार हो बजट का, उससे क्या फायदा होने वाला है? पहले तो मैं मनीष त्रिपाठी जी की बात पे जा रहा हूं कि 30,000 करोड़ रुपए इंडस्ट्रियल्स के लिए उन्होंने रखा है कि हम उनको इंसेंटिव्स देंगे 30,000 करोड़, ये 30,000 करोड़ खर्चा भी हो जाएंगे, लेकिन अब एमएसएमई को सपोर्ट देने को तैयार नहीं है। आप जो है हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी सेंट्रल बजट आने से, जब जीआईएस हो रहा था उससे पहले, कि 80,000 करोड़ का वेयर हाउसिंग में लोगों का इन्वेस्टमेंट है, उनके वेयर हाउस खाली पड़े हुए हैं। सरकार की गलत नीति है क्योंकि यानी आपके जायलों में उनको अपना है ना गेहूं रखना, इसलिए लोगों के गोडाउन खाली पड़े हैं और वो बैंक करप्ट होते जा रहे हैं। सरकार उस सरकार का कोई ध्यान नहीं है, उनको इंसेंटिव नहीं दे सकती है सरकार। अब आ जाइए आप एमएसएमई सेक्टर में, आप देखिए कि पहले हेल्थ डिपार्टमेंट हो, छोटे छोटे डिपार्टमेंट थे, जितने भी डिपार्टमेंट होते थे उसमें एमएसएमई सेक्टर के लोग सप्लाई दिया करते थे, और चाहे वो एग्रीकल्चर हो, हॉर्टिकल्चर हो, हेल्थ हो और अलग नगर निगम हो, उसमें एमएसएमई के लोग। और लघु उद्योग निगम जो था, अभी क्या हुआ, लघु उद्योग निगम ने कहा कि उन्होंने चेतन कश्यप ने साफ कह दिया कि उनको पीएचई मिनिस्टर को कि हमारे पास कोई आप फैक्ट्री आप कुछ नहीं करेंगे, आपको रेट तय करना है, खुद ही कर लीजिए जी। तो जो ये सरकार है ना, ये ज्ञान कहीं नहीं दिख रहा है। 30,000 करोड़ रुपए का एक बड़ा चंक दिख रहा है जी के लिए। थोड़ा आवाज कट के आ रही फिरोज जी आपकी। विश्वकर्मा जी की बात पे आ जाए, जो ये बात कर रहे थे एक्सपोर्ट की, हम लोगों ने अभी विधानसभा घेराव किया था जब ये मांग की सरकार से कि जो हमारा मती है जिसकी कीमत 2100-2200 रुपए है, ठीक है, वो 2100-2200 हमारे यहाँ एक्सपोर्ट खोला जाए। आपने एक्सपोर्ट के लिए कोई एक व्यवस्था मध्य प्रदेश किसी एजेंसी ने बनाई नहीं, सबसे कहीं बजट में ना एजुकेशन के सेक्टर में कि आप बड़े यूनिवर्सिटी लेके आ पाए, ना बड़े बड़े आप टेक्निकल इंस्टीट्यूट मध्य प्रदेश में लेके आए। बताइए प्राइवेट में कौन है? जो कुछ खोल के गए थे वो हम लोग कांग्रेस की सरकारें खोल के गई थी। आप नारी का स्थिति ये है कि 29.6% बच्ची है जो नहीं है, जिसमें आपके मेरे परिवार की भी है। ठीक, जननी एक्सप्रेस आपको कहीं गलती से मिल जाए तो आप मेरा नाम बदल, इससे तो ये जो आप बोल रहे हैं योजनाओं, फिरोज जी आप ये कह रहे हैं सरकार की योजनाओं को लेके कह रहे हैं जी। अन्नदाता को आप 10,000 करोड़ का इंसेंटिव दे सकते हैं, लेकिन 10,000 करोड़ रुपए हम दे सकते कि आप 3100 रुपए धान का चलो पकड़ो, 3100 रुपए धान का हमने फायदा किया था, 2700 रुपए चलो तो ये 2700 कुछ 100% दूध है, इस पे आप 5 रुपए बोनस देंगे और आपकी प्राइस फिक्स कर देते हैं। जब 40 लीटर की खरीदेंगे या 45 रुपए लीटर खरीदेंगे, 10,000-15,000 करोड़ का ये इंसेंटिव हमारे किसानों को नहीं दे सकते। 2,000 करोड़ का इंसेंटिव ये हमारी एमएसएमई सेक्टर को नहीं दे सकते। इतने में मध्य प्रदेश जो है चल निकले। हमारे किन्नौर चावल है, हमारे यहाँ का मध्य तो फिरोज जी आपको इस बजट में कहां लगता है कि आपको इस बजट में कहां लगता है कि जहां के लिए बजट ज्यादा से ज्यादा दिया गया है वो नहीं देना चाहिए, इन क्षेत्रों में कटौती लगती है? वही कह रहा हूं, अरे भाई मैं वही कह रहा हूं कि आप सेठ, ये हमारी वाली सरकार है, ये 30,000 करोड़ रुपए आप बड़ी इंडस्ट्रियल स्कीम्स के लिए दे रखा है। हम कहते हैं आपने वाघ प्रिंट को क्यों नहीं किया, महेश्वरी को क्यों नहीं किया, चंदेरी साड़ियों को आप उन गरीब मजदूरों को दीजिए ना जी, और उनके एक्सपोर्ट की व्यवस्था बनाइए। देखिए मध्य प्रदेश में कैसा पैसा फ्लो होता है, काम कुछ नहीं करना है, बातें 1000% बातें करा लो इन लोगों से। चलिए बिल्कुल, ये 420 का बजट है। मनोज जी आपका उत्तर देना चाह रहे हैं। विपक्ष की बात ही ये सुन लेते कान खोल के, तो ये अभी 30,000 करोड़ जो खर्चा होने वाले सेठों को मिलेंगे, जिनसे रोडवेज नहीं चली, वो एयरप्लेन कंपनियों को जो है इंसेंटिव दे रहे हैं, जिनसे रोडवेज नहीं चली खुद की।
चलिए, ये मनोज जी आपके सवाल का जो भी आपने उत्तर दिया है उस पर वो कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद शिवम जी आपके पास आ रहे हैं। जी मनोज जी, देखिए ऐसा है कि सरकार का काम बजट बना के सारा एलोकेशंस करना है, सारे डिपार्टमेंट्स को उनके किस तरह से काम किए जाने हैं उसके बारे में एक तरह से एक प्रेसी टाइप बना के देनी है, और उसके बाद एग्जीक्यूशन पार्ट में जो नीचे लोग हैं अगर वहां पर कोई, और ऐसा नहीं कि कोई सरकार विशेष तौर पे बीजेपी या सरकार या कांग्रेस की सरकार, किसी भी सरकार की बात है, जब नीचे लेवल पे चीजें आती हैं तो कई बार चीजें मिसमैच होती है। लोग इसलिए भी काम नहीं करते कि अगर वो काम करते हैं तो करप्शन की बात आ जाती है, अगर वो नहीं करते हैं तो काम नहीं करने का एक उनके ऊपर आरोप लगा। तो ये जो एक सिस्टम है, इस सिस्टम को कैसे स्ट्रेंथन किया जाना चाहिए, जो भी चल रहा है, या तो उसकी हमेशा निगरानी करते रहना चाहिए, हर 15 दिन महीने भर में एक कोई कमेटी टाइप बनना चाहिए जिसपे सरकार जो है पूरी तरह से नजर कर सके, और चीजों को वो ऐसा ना हो कि मार्च तक के लिए वेट करे। पिछले साल के बजट का हो सकता है आपने अगर आप देखा हो तो कुछ बजट जो है वो कुछ बच गया हो, किसी का बजट वापस चला गया हो, 60% बजट फिर तो उस चीज का यूटिलाइजेशन एवरी मंथ हो रहा है कि नहीं हो रहा। और इस पे सबसे बड़ी बात है कि सरकार बहुत बड़ा पैसा मार्केट में इनपुट करती है जिससे मार्केट फ्लॉरिश होता है, लोग स्ट्रेंथन होते हैं, लेकिन वो एवरी मंथ अगर मान लो तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से काम होने लगे, मार्च के महीने में होता है, वो केवल जनवरी फरवरी मार्च में ना होते हुए वो शुरू से अप्रैल मई जून जुलाई से लेके चलता रहे, और एवरी मंथ उसके या एवरी क्वार्टर उसकी चीजों के एनालिसिस होते हैं कि क्यों काम नहीं हुआ, क्यों इस बार काम ऐसा कम है, या क्यों काम गलत हो रहा है, उस पर अगर काम करे। तो मैं ये नहीं कहता कि सरकार केवल कोई भी सरकार, ये हर सरकार ऐसा करना चाहिए जिससे सरकार का पैसे का यूटिलाइजेशन पूरा 100% हो सके, और बाजार जो है बाजार स्ट्रेंथन हो सके सारी चीजों को, और उससे देश को फ्लरिश और पूरे प्रदेश को फ्लरिश हो सका। जी अजय जी कुछ सवाल करना चाहते हैं। जानकारी रोज जी की नॉलेज में आ रहा था कि अगर ये 30,000 करोड़ का ना भी प्रावधान रखते तो आप भी शायद आपको जानकारी नहीं होगी। मध्य प्रदेश सरकार ने एक कमेटी बना दी है, पिछले करीब जब शिवराज सिंह चौहान सेकंड टर्म था कमेटी बनी थी, वो इन्वेस्टमेंट पावर कमेटी है। उसमें मुख्यमंत्री उसके अध्यक्ष होते, चीफ सेक्रेटरी सेक्रेटरी होता है, फाइनेंस सेक्रेटरी, और सिर्फ फाइनेंस सेक्रेटरी, जीएडी सेक्रेटरी, पांच कमेटी है। हिंदुस्तान में मेरी जितनी नॉलेज है सरकार में किसी कमेटी को कैबिनेट के पावर हैं, उस 5 सदस्यीय कमेटी को कैबिनेट के पावर हैं। वो कमेटी इन्वेस्टमेंट के नाम पर कोई भी डिसीजन ले सकती है। अगर उसको मन करे कि इंडस्ट्री को 1,000 करोड़ माफ करना है तो वो मसला कैबिनेट में नहीं जाएगा, वो कमेटी तय कर लेगी। इसलिए अगर 30,000 करोड़ का प्रावधान नहीं रखते फिरोज जी तो भी बहुत कुछ करने को था उसमें। जहां तक आपने सीसीए की बात की है, एक मिनट त्रिपाठी जी, इस प्रदेश में कृषि कैबिनेट बनी है, इस प्रदेश में जो कह रहे हैं कैबिनेट अच्छी बनी है, मैं उसकी भी तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन रिपोर्ट क्या कह रही है? कृषि कैबिनेट को भी पावर नहीं है उतने। जो एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट है, तो इनका एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग मैनेजमेंट है, बिल्कुल सबसे पुअर है। सर इसमें ऐसा है जो आप जिस कैबिनेट की बात कर रहे हैं, वो क्विंटलों से सोना चांदी अधिकारियों के घर से निकल रहा है। सर एक मिनट, सीसीए की जो बात हो रही है, सीसीए को पावर ऐसा दिया गया है, जैसे आपने कहा कि जीआईएस में 30 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात हुई। अब ये मैंने कहा कि सतत प्रोसेस है, लंबा समय लगेगा। कोई आदमी 1 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट करेगा, कोई 10,000 करेगा, कोई 5,000 करेगा, कोई 500 करोड़ भी कर सकता है। सवाल ये अलग से कमेटी इसलिए फॉर्म की गई कि मान लीजिए इस पर्टिकुलर केस में कोई आदमी इन्वॉल्व नहीं था, वो अचानक प्रकट होता है, वो कहता है कि साहब मुझे भी ये इंडस्ट्री लगानी, मेरी इंडस्ट्री का प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट में मुझे ये अगर बेनिफिट सरकार दे दे तो मैं इस इंडस्ट्री को मध्य प्रदेश में लगाना चाहता हूं। तो ये उनके पास पावर है। बात मैंने ये नहीं की कि उनके पास पावर क्या देने के हैं, लेकिन जो भी दिया गया, जैसे मान लीजिए अभी मैं बात करूंगा कि हर साल एमएसएमई का जो भी बजट है वो इसलिए पेमेंट किया जाता है कि 40% सब्सिडी अगर मान लो आपको मिलनी है, ने पिछले साल मार्च के पहले अगर पूरा इन्वेस्टमेंट कर दिया है, उसको सपोज 1 लाख मिलना था, 10 लाख मिलना था, 1 करोड़ मिलना था, 5 करोड़ मिलना था, वो 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल बाद मिलता है, तो वो आदमी तो डेफिनेटली वो इंडस्ट्री जो है वो तो बैठने वाली है, तो उसको हर साल पैसा चाहिए। तो 30,000 करोड़ का बजट इसलिए किया कि भैया मेरे पास बजट है, अगर मान लो कहीं कोई चीज आ रही तो मैं इस साल ही पेमेंट कर दूंगा, जो मैंने आपका हर क्वार्टर में इसका एग्जीक्यूट होना चाहिए। हाँ, एग्जीक्यूटिव होना चाहिए, एग्जीक्यूट होना चाहिए। चलो शिवम जी, काफी देर से आप सुन रहे थे, आपका काम शास्त्री है वही कर रहे थे, फिरोज जी अकेले ही मोर्चा संभाले हुए थे, लेकिन 2-3 चीजें आपसे जानना चाहते हैं। एक तो ये जान, लाडली बहनों की राशि नहीं बढ़ेगी, पेंशन योजनाओं से अटल पेंशन योजना से जोड़ दी जाएगी, तो जो राशि उनको 1200 मिल रही थी अटल पेंशन योजना से जोड़ दी जाएगी, तो वो पेंशन भी मिलेगी और ये 1200 भी मिलेंगे। ये इस पे थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है। दूसरा, एक जिला एक उत्पाद पर फोकस रखा जाएगा। अरे भाई, नरसिंहपुर की ही अभी हमारी बात कर रहे थे, मटर हो रहा है, कौन सा उत्पाद
ये कंफर्म नहीं है। फिरोज जी ने बताई बात कि जो 40 रुपए पर प्रति गाय को उन्होंने कर दिया है उनके खाद्यान्न के लिए, उनके खाने पीने के लिए, उसने कोई ऐसा आंकड़ा नहीं बताया है कि कितना हमने अलॉट किया। इसका मुझे नहीं लगता है कि आपने कितनी गायें हैं इस मध्य प्रदेश में, इसकी गणना अभी मुझे जो लगता है, क्यों अजय जी हुई है क्या? अजय त्रिपाठी जी नहीं, उसमें स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट के पास आंकड़े तो रहते हैं, पर पुराने आंकड़े बहुत पुराने उससे कहीं हर 2 साल में गाय तैयार हो जाती है। नेशनल सैंपल सर्वे जब भी काम करता है उसमें इस तरह के आंकड़े जारी होते हैं, बट वो बहुत पुराने आंकड़े रहते हैं। हाँ, तो उसका कोई बजट में प्रावधान नहीं है। एक बात और कही है, 50 छात्रों को पढ़ाई के लिए विदेश भेजा जाए। ये 50 छात्र कौन होंगे? ये पहले से योजना चल रही है, अभी से नहीं है। लेकिन SC ST छात्रों को भेजा जा रहा है। उसमें एक बहुत गड़बड़ ये है कि उसमें SC ST के जो क्लास 1 अधिकारी हैं, हम सीधे सीधे का IAS बच्चे जा रहे हैं, वो फायदा ले रहे हैं, सामान्य बच्चे नहीं ले रहे हैं। तो ये 50 तो पहले से ही योजना चल रही है, इसमें इसको बजट में समाहित करने का क्या मतलब है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज है जहां तक लाडली बहनों का विषय है, लाडली बहन के साथ उनके समन्वय के माध्यम से हम सुनिश्चित करेंगे कि पेंशन योजना के तहत जितनी पात्र राशि है उसका भुगतान उस माध्यम से किया जाए। अगर मध्य प्रदेश की सरकार के पास आर्थिक रूप से उतनी सशक्तता आने वाले वक्त में रहेगी तो 1000 का कमिटमेंट किया है, उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमारी सरकार प्रयास करेगी। नहीं, ये अटल जोड़ा जाएगा लाडली बहनों को, ये थोड़ा सा हम परिभाषित करना चाह रहे हैं आपसे। नहीं, अटल पेंशन योजना से इस योजना को एकीकृत करते हुए उसके माध्यम से जो योजना तहत आ जाएंगे उनको इस योजना का कैप दिया जाएगा और उसके पश्चात जो लोग बच्चे योजना जारी रहेगी। इसमें कई बार होता है कि बहुत सारे लोग अटल पेंशन योजना से भी अटल पेंशन योजना लेने लगेंगे, उनको लाडली बहना का लाभ नहीं मिलेगा। कि कोई भी हमारी योजना हो उसका लाभ एक ही प्रकार से मिल सकता है, तो उसको सरकार उस दिशा में एक बहुत तय नीति जारी करने जाएगी। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय, आपने हमारी सरकार का लगातार कमिटमेंट रहा था। अब विगत कुछ वर्षों में आप देखिए पशुओं को, जिसको हमने निराश्रित पशु कहना संबोधित किया था, सड़कों पर की स्थिति थी। लेकिन जब से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी बने हैं तो आप ग्रामीण अंचलों में जाकर के पर गायों की स्थिति थी उसमें बहुत बेहतरी आई है और आज आपको ना के बराबर है वो सड़कों पर विचार करता हुआ मिलता है। नहीं, ऐसा नहीं है शिवम जी, ऐसा सड़कों पे खूब अभी आप कल चलते हैं, आप जिस रोड में कहिए वहां खूब मिलेंगी सड़क। नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर हम ये नहीं कहेंगे कि ग्रामीण अंचलों में बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी बृहत्तर तौर पर हमारी सरकार ने इस दिशा में गंभीरता पूर्वक पर चरितार्थ होते हुए नजर आ रहे हैं। और तीसरा आपने बिंदु उठाया प्रोडक्ट का, मध्य प्रदेश की सरकार ने उत्तर प्रदेश की सरकार से प्रेरणा लेते हुए जो बहुत सफलतापूर्वक संचालित हो रही है और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ में नहीं रखा था बल्कि प्रत्येक इंडस्ट्री को इससे कनेक्ट करने का काम किया था। कहीं कालीन का काम हो रहा है तो हमारा भी आने वाले वक्त में उस दिशा में भी आगे। वर्तमान में चूंकि ये हमारी केंद्र की जो सरकार है वह अपना जो संसदीय मंत्रालय है उसके सहयोग और मार्गदर्शन में इस योजना को हम लगातार प्रत्येक जिले से एक ऐसा हमने प्रोडक्ट आइडेंटिफाई किया है और उसको लेकर सरकार लगातार मजबूती के साथ काम कर रही है। और इसके माध्यम से वह जो एक विशेषता है उसको भी रेखांकित करते हुए उसको आगे बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए सरकार का लगातार प्रयास रहा था। तो सरकार एक समग्रता के साथ। फिरोज जी, हम फिर आ जाएंगे आपको, उनकी बात आ जाए, दूर दूर बैठे इसलिए आपको सुनाई पड़ेगा ना उनको सुनाई पड़ेगा। बता दो हमको कहाँ है जो सरकार करने जा रही है, तो बता दो बजट में कहाँ है ये। अरे नहीं, तो 15 महीने आप ये रखा है। फिरोज जी, मैं तुलना में नहीं जाना चाहता। अगर आप इंडस्ट्री की बात करते हैं, जिस राज्य में बिजली नहीं, जिस राज्य में पानी की व्यवस्था नहीं, ये राजनीतिक बहस होने लगी। फिरोज जी एक मिनट ज्ञानी पैनल है तो उसको उस बहस में इतने ज्ञानी लोग जब पैनल में करिए आप। शिवम जी एक मिनट, फिरोज जी एक मिनट, शिवम जी आर्थिक विशेषज्ञ है। शिवम जी, वो जो 50 छात्रों की बात मैंने कही है उस पर भी जानना। देखिए, स्वाभाविक तौर पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विदेश में पढ़ने के लिए व्यवस्था की थी। ये पहले से ही है, पहले से ही। हाँ, इसमें छात्रों का जो कैप है उसको बढ़ाया गया है, इसको हम 50 तक लेकर के। और कि अगर इसमें ऐसा हो रहा है कि कुछ वर्ग विशेष अथवा कुछ एक जो के बच्चों तक यह लाभ पहुंच रहा है तो सरकार इस पर विचार करेगी कि जो वास्तविकता में और नीचे जिनका आर्थिक रूप से और ज्यादा कमजोर परिवार के बच्चे हैं उन तक जाने के लिए हमारी सरकार प्रयास करेगी। ये SC ST क्या क्रिया है और 50 छात्र शायद मुझे जो जान हो सकता है बढ़ गए हो, 20 हो 25 हो। मध्य प्रदेश से इतने छात्र 15 20 25 साल पहले से जा रहे हैं। खैर एक बार फिर जी बोलिए। देखिए, स्वाभाविक तौर पर तो मध्य प्रदेश की सरकार ने इसमें प्रत्येक वर्ग की अस्मिता और आकांक्षा को प्रतिबिंबित करने का प्रयास किया और उसी की मानसिकता और दृष्टिकोण के साथ यह बजट जी ने प्रस्तुत किया है। और इसमें 4 यह जो हमारे केंद्रीय जो हमारे कहते हैं उनको केंद्र में रखा और इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश में जो GIS है उसके लिए किस प्रकार से हम एक रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर सके और उसका करने के लिए कौन से तत्वों को हम आगे बढ़ा सकते हैं उसका भी इस बजट में विषय गया है। आप देखिए
चाहे आज डीप सीक की बात हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की के साथ सहयोग के साथ उस दिशा में भी सरकार ने राशि एलोकेट करके प्रावधान किए। हमने ओमकारेश्वर में पूरा महाकाल लोक के तर्ज पर एक पूरा कॉरिडोर विकसित किया है। कृष्ण पाथे, राम वनगमन, चलिए ये सब आ चुका है, दिखा चुका है। लेकिन हमने अजय जी ने भी बताया है, मैंने उनसे भी कहा है 30 करोड़ राम वनगमन पथ के लिए कृष्ण जी। विकास एक क्रमिक गति के साथ होता है। 5 हम अभी इस योजना को शुरू कर रहे हैं और आने वाले वक्त में इसको हम और ज्यादा गति देने का बजट तो मध्य प्रदेश की सरकार का है नहीं, और हमारी सरकारों का कमिटमेंट ही हमें यहाँ मध्य प्रदेश को इस स्थिति में खड़ा कर रहा है कि जो मध्य प्रदेश कभी बीमार हुआ भारत के संकल्प। चलिए उधर फिर राजनीतिक पहलू सिर्फ बजट पे अपन चर्चा कर ले। मनीष त्रिपाठी जी हमारे साथ है। मनीष त्रिपाठी जी जो कहा कि राज्य सकल घरेलू उत्पाद 2025-26 16,477 करोड़ रहने का अनुमान है। ये अनुमान है, अनुमान सही कभी नहीं होता तो मैंने थोड़ा करेगा परसेंटेज पे 1, 2, 4, 5% ऊपर नीचे होगा जी। तो वो डिपेंड करेगा कि अभी जो इन्वेस्टमेंट्स हुए हैं उसके इंफ्रास्ट्रक्चर कितना ग्रो करेगा। साथ साथ में मुख्यमंत्री सहायता जो है 5,200 पहुंचती है। 39 नए औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया जाता है। इस और सर जो यूपी का एक उदाहरण सर ने बताया था कि 19 तरीके से मध्य प्रदेश के 19 उत्पादों को जीआई टैग भी दिया जाएगा। बहुत जरूरी कि जो 24 वही 15 लाख करोड़ से ऊपर मेरे ख्याल से, तो 16 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर पाना वो नहीं है। नहीं, बड़ी नहीं है, बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस तक 250 लाख हो जाएगा, ये भी अनुमान लगाया। और जायज बड़ा विजन रखना जरूरी है जी। तो वो उस तरफ एक प्रयास है। अभी विश्वकर्मा जी ने अभी एक बात कही थी कि धान को सरकार ने जो एक प्रति हेक्टेयर 4,000 रुपए की आर्थिक मदद के लिए बोला है। उनकी 20,000 करोड़ इंडस्ट्रीज के लिए देखते हैं और आप प्रति हेक्टेयर 4,000 सहायता देते हैं, तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। तो इस क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में फंड ज्यादा एलोकेट होना चाहिए था। किसान योजना के तहत 5 करोड़ मात्र सहायता राशि परिवार के मुखिया को 6,000 रुपए के, जो कि एक नगण्य तरीके से मैं कहूंगा नगण्य राशि, इतने का तो बीच भी जी। तो उनकी चिंता बिल्कुल सही है देवेंद्र सर की, जो उन्होंने की। तो परिस्थितियां ऐसी है कि एक आदरणीय त्रिपाठी जी ने बोला था कि जो आंकड़े आ रहे हैं, तो मैं उन आंकड़ों से वो मुझे निरंतर वो बात चुभ रही है कि क्योंकि 13% जीएसटी में ग्रोथ हुआ है, 13% ग्रोथ आया। तो जब 13% ग्रोथ आया तो नेचुरल सी बात जो प्रोडक्ट है उन पर टैक्स लगभग नगण्य है। तो जाहिर सी बात है इंडस्ट्री हुआ है, इंपोर्ट हुआ है, उसका एग्जीक्यूशन हुआ है, वो कंज्यूम हुआ है। अगर आपका 13% ग्रोथ आ रहा है तो मतलब अचीवमेंट है, और सरकार ने इसका आंकड़ा लिया है जी। जो जाहिर सी बात है अगर भविष्य को देखोगा, आज जो चीज 130 की है कल वो 150 की होगी। देखते हुए अगर प्रस्तावित है तो कहीं ना कहीं 16 लाख करोड़ से ऊपर जाने की संभावना। एक सुझाव देना चाहता था मैं, अभी जो बात चल रही थी समय कम है। बस एक सेकंड, बहुत जरूरी बात है। लाडली जो बहना के बारे में बात हो रही है और हर बार जो उसको 1200 से मैं इसको ऐसा कहना चाहता हूं कि क्या हम इसको जैसे मनरेगा इस कर सकते हैं कि जैसे कोई भी व्यक्ति कहीं भी किसी भी जगह रोजगार करते तौर पर सरकार का पैसा मिले, जिसमें कि सरकार जो विकास का जो कहीं रुके ना और लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलते रहे और वो कामगार लोग तरक्की कर सके। ऐसा मेरा एक सजेशन। ये फ्री बीज पे तो सुप्रीम कोर्ट ने भी सबके लिए बाकी जो आप कह रहे हैं, जिस दिन तो अकर्मण्यता की तरफ जा रहा है उसके अगले दिन आप देखिएगा, हम जीएसटी के डाटा को देखते हैं कि तो कहीं ना कहीं वो पैसा कुछ रूप में बहनों के माध्यम से वापस बाजार में आता पे जीजा उसका उपयोग दूसरे रास्ते पे भी कर लेते हैं। वो रास्ता नहीं बता, साल 10% बढ़ जा रहा है। कोशिश ये करनी चाहिए कि 1200 उनको मिले, 1800 उनको मिले जो कम से कम 7 दिन काम करते हैं, या 3000 20 दिन काम करते हैं। तो कुछ ऐसा कन्वर्जन सिस्टम बनाना चाहिए, अकर्मण्य की तरफ ना जाए और सरकार को मिनिमम लोगों के पास और दूसरी तरफ रोजगार भी अवसर जनरेट हो सके। ILO की रिपोर्ट कहती है कि सप्ताह में अगर 1 घंटे तो बेरोजगार नहीं है। ये इंटरनेशनल फर्मा। चले चलते चलते अजय जी बहुत संख्या मैं बिल्कुल 60 में 3 बड़े अर्थशास्त्री बैठे हुए, पर मुझे तो समझ में आ रहा है कि पूरी बजट की प्रावधान कि राजकोषीय घाटा कैसे नियंत्रित रहे। आप जीडीपी के 3.5% जो इनकी लेने की सीमा है वो बनी रहे, सरकार कर्ज लेती रहे, सारी कवायद मुझे लग रहा है पूरी कवायद जो बार बार आप कह रहे हैं, हाँ। वो मुझे लग रहा है कि राजकोषीय घाटे को नियंत्रित रखें, इसीलिए जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ाती गई। ये सारी कवायद उसी बात से की गई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शिवम जी आपका, फिरोज जी आपका, वर्मा जी आपका और मनोज जी आपका, अजय जी आपका हमारे साथ, विश्वकर्मा जी माफ करिएगा हमारे साथ अपना अमूल्य समय देने। तो आज की चर्चा में ये कोई पहला मौका नहीं था
जब किसी सरकार ने सदन में चाहे जो हो राज्य की व्यवस्था चलाने के लिए हर साल उसे बजट में आय व्यय का लोखा जोखा पेश किया जाता है। कितनी राशि कहाँ तय करना बजट का अहम हिस्सा है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण ये है कि ये जितनी राशि तय की जाती है वो उतनी ही खर्च भी होनी चाहिए। 100 रुपये खर्च का वादा है तो पूरा का पूरा जामा पहनाने में खर्च होना चाहिए। लेकिन जमीनी सच्चाई ये भी है चली रकम का एक हिस्सा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। ये पूछने वाला कोई नहीं है। कागजों में चली रकम कागजों में ही खतास का खींचा गया खाका हर बार आधा अधूरा रह जाता है, जबकि लोग तो नहीं चाहिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।